नमस्कार, नवभारत मुंबई से मैं माधवी वाडकर आप सभी का बातों बातों में स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं मैं आज आई हूँ नेहरू साइंस सेंटर यानी कि नेहरू विज्ञान केंद्र वर्ली। आप देख सकते हैं वैक्सीन का एग्जीबिशन लगा है। ये वही विज्ञान केंद्र है जहाँ पे हम लोग ने बचपन में बहुत से ख्वाब देखे थे, साइंस जाना था, बहुत सी हमारी ऐतिहासिक साइंस की विज्ञान की कहानियाँ सुनी थी। और आज हम मिलने वाले हैं नेहरू साइंस सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर उमेश रुस्तोगी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, ये लस आशा की किरण इस प्रदर्शनी यात्रा के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, एक तो जैसा आपने बोला ये ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है। ट्रैवलिंग एग्जीबिशन इसलिए कि ये एक विशेष टॉपिक पे हमने बनाई है, वैक्सीन एक आशा की किरण। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी जो 2020 मार्च से जब कोरोना के बारे में लॉकडाउन चालू किया और जिस तरीके से ये फैला पूरे विश्व में, इसके प्रभाव हमने देखा था। और उसके बाद जो हमने सफ़र किया, कैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कुछ लोगों पे बहुत असर हुआ, कुछ पे बिल्कुल नहीं हुआ। और सरकार की तरफ से भी बहुत पहल हुई, लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे ख्याल है कोरोना में। हम अपना खुद भी कहें तो जैसे यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स आना बंद हो गया था, तो हम विजिटर के साथ किस तरह से जुड़े रहेंगे। इसी तरह हर एक संस्था के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, काम करने वाले लोग हों, सभी के लिए एक ये नया अनुभव था और एक ऐसा क्षण था जिसके अंदर हमें सभी को कुछ ना कुछ करना था। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब का समावेश करके एक जगह रखना, क्योंकि लोग बाहर आ जा नहीं पा रहे थे, तो उस समय क्या क्या गुजरा है कई लोगों को देखने का मौका भी नहीं मिला। तो उन सब के काम को, उन सब के लोगों ने जो इसके पीछे थे, हमारे पुलिस वाले कहिए, डॉक्टर्स कहिए, नर्सिस कहिए, उन सब ने मिलकर जो कुछ किया है वो एक अभूतपूर्व अविस्मरणीय पल रहे हैं। उन सब का समावेश करके इसको एक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताया है कि जब आप घरों में बैठे थे तो कितने लोग काम कर रहे थे, डॉक्टरों ने क्या क्या किया, इतना कुछ इन्फेक्शन फैल रहा था, फिर भी हम लोग रुके नहीं, हम लोग उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब दूसरा अगर कोई ऐसी महामारी, हालांकि हम देखें तो 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू में हुआ, उसके बाद अभी ये ऑलमोस्ट 100 साल के बाद तो दोबारा जल्दी आ सकते हैं। तो इसलिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि वो तैयार रहें। बहुत कुछ हो रहा है, फिर से कभी कोई ऐसा आए तो वो मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। सर, आपने जैसे कहा कि ये प्रदर्शनी यात्रा है, तो ये यात्रा और कौन सी जगह पे जाने वाली है? हाँ, ये हमने 5 उसके लिए बनाई है। 2 हो चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली में हुआ था, उसके बाद नागपुर में हुआ, अभी बम्बई और मुंबई जो है, और मुंबई के बाद ये यहाँ से बेंगलुरु जाएंगे, उसके बाद साइंस सिटी कोलकाता। तो 5 स्टेशन पर। सर, आपके हिसाब से वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है? वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो एक रॉयल वैक्सीनेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। भारत में कर्नाटक का जो एरिया है, वहाँ पे जो वडियार करके जो फैमिली हैं जिन्होंने राज किया है, साम्राज्य था उनका, उन्होंने पहली बार शुरू कराया कि ये होना चाहिए। उन्होंने इसकी महत्वता को समझा भी था और उन्होंने पहली बार कहा कि भाई मैं अपने सारी प्रजा को ये वैक्सीन दिलवाना है। क्योंकि वो उनमें से, जैसे उनकी जो 3 रानियाँ थी, उनमें से एक को इस तरह का एक बीमारी हुआ। ये नहीं था कोविड, उस समय नहीं था। एक जो हम माता कह के बोलते हैं, जो चेहरे पे, तो उनको कि किसी देवी का प्रकोप है, माता का, तो उसका जो हुआ था तो उससे चेहरा बहुत ख़राब हो जाता है, आपकी सुंदरता पूरी चली जाती। और ये केवल मतलब सभी के लिए, मतलब जेंडर न्यूट्रलाइज। और इसमें ये था कि ना ये स्त्री पुल्लिंग को देखता है, ना ही ये आपकी राजा महाराजा को देखता है, ये सबके लिए बीमारी। तो उस समय उन्होंने ये अभियान चलाया था। ये बहुत ज़रूरी है। आज हम जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक चार्ट भी हम बनाते हैं, उनको जो टेटनस है, डिप्थीरिया है, मीजल्स है, इन सब से बचने के लिए बचपन में ही उनको ये दे, ताकि उनको दोबारा इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। क्या कहेंगे आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है नेहरू साइंस सेंटर के? साइंस सेंटर के फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जो भी करंट टॉपिक्स पे जो होता है, हमारा मकसद ये है कि लोगों को जो विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है,
उसके बारे में हम अवगत कराते रहें, क्योंकि अगर लोग जागरूक हैं तो जो सरकार पॉलिसी बनाते हैं, जो सरकार उनकी भलाई के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं, तो अगर उनको अवगत रहेंगे वो, तो उसके बारे में उनको डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। जैसे अगर लोगों को ये पता होता कि भाई वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो शायद सरकार को इतनी ज़्यादा पहल करने की ज़रूरत नहीं रहती, लोग खुद आके बोलते कि भाई, और हुआ भी, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि वैक्सीन पहले से ही लोग ले चुके होते हैं बहुत सारी तरह की, तो लोगों ने उतना ज़्यादा हमें रजिस्टर, नहीं तो इतना बड़ा 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना कोई आसान काम नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना भी ज़रूरी है, यही हमने किया है। हम आगे की जो प्लान हमारे हैं, जैसे अभी हमने 2 नई गैलरीज बनाए हैं। एक है आजकल हम रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके वर्चुअल रियलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एक झलक उसकी ऑलरेडी एक गैलरी हम बना चुके हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वर्चुअल रियलिटी, सप्लीमेंट्री रियलिटी और नई टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें उसका नाम दिया था हमने मशीन टू थिंक, यानी ऐसी मशीनें जो सोच सकती हैं, जिसको आप रोबोटिक्स कहिए, या जैसे मान लीजिए आप काम करके आते हैं और आप थके हुए लग रहे हैं, तो एक कोई आपके चेहरे को एक्सप्रेशन देके आपको पानी चाहिए या आपको मसाज कराना है, इस तरह से। तो वो चीज़ों के बारे में लोगों को अभी बताना है कि ये टेक्नोलॉजी भी आपके सामने आएंगी। रोबोटिक्स सर्जरी का है, ऐसी सर्जरी जो, या जीनोमिक्स के बारे में हम बात करते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो विशेष तौर पे लोगों के लिए ख़ास तौर से बनाई जाएंगी, जो व्यक्ति स्पेसिफिक हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करना रहेगा। और क्लाइमेट चेंज पे भी हमने, आमतौर पे हम समय के साथ ही चल रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आगे आगे जो भी नई चीज़, अभी जो नया एक प्लान हमारे सामने आया है, वो है आपका भारत सरकार ने भी उसका मिशन है, जो हम क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे कंप्यूटर में हैकिंग हो रहा है, आप देखते हैं कई बार हमें सुनने को मिलता है आपका अकाउंट हैक कर लिया है। तो उन सब चीज़ों के से निजात पाने के लिए जो नई जनरेशन के कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए अभी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत सरकार ने भी उसके लिए काफ़ी मिशन चलाया है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि नई जो आने वाली गैलरीज हैं, प्लान है, उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बच्चों के लिए, लोगों के लिए जानकारी ला सके, ताकि वो अभी से उतने जागरूक बन सके। ये नेहरू साइंस सेंटर, विज्ञान केंद्र, बचपन में सबने इसको विजिट किया रहेगा, सबने एक ख्वाब देखे रहेंगे कि नहीं मैं बड़े होके या बड़ी होके साइंटिस्ट बनूंगी। आपका ऐसे कुछ बचपन का ख्वाब था या साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? हाँ, मैं ऐसा कहूँ तो कोई गलत तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे चाचा जी जो हैं, उन्होंने वो पीएचडी कर रहे थे जब मैं स्कूल में था। तो हम अक्सर किताबों में पढ़ते थे, जैसे होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा, उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और मतलब किसी भी आप पुराने बड़े साइंटिस्ट के बारे में जीवनी जब आप पढ़ते हैं, तो अक्सर उनके पास एक डिग्री होती है कि उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त। तो पीएचडी काफ़ी, और जब हम सुनते थे हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और घर में के चाचा जी जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत मतलब गर्व भी महसूस होता था, लगा कि मुझे भी पीएचडी करना है, क्योंकि हम तो वही पढ़ के अब देखेंगे साइंटिस्ट के बारे में, तो पीएचडी ज़रूरी है। तो ये रहा है, घर में माहौल भी रहा है थोड़ा। हमारे चाचा जी जो पीएचडी कर रहे थे, तो साइंटिफिक थोड़ा सा, दूसरे कुछ ऐसा था शुरू से ही, क्योंकि हम जहाँ रहे हैं वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी अलग किस्म की, मतलब इतनी सुविधाएं नहीं रहती, तो बहुत कुछ आपको करते रहना पड़ता है। घर के कामकाज में भी बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है। मुझे याद है हम लोग हैंडपम्प लगाते थे, तो उस समय अपने आप ही लगाए थे हम लोगों ने। तो बहुत सारी ऐसे बसों को देखते थे, धक्का मारना है, सर्दियाँ रहती थी, सर्दियों में जाम हो जाता है और वो जम जाता है, तो हीट नहीं मिलती, तो धक्का मारते थे। मतलब बहुत कुछ ऐसा देखा। मैं ट्रेड फेयर में भी बहुत जाता था, वहाँ पे हॉल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रेलवे के जो इंटरेक्टिव, मतलब जिसमें आप कुछ करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करता था। और शायद मेरा एक आइडिया ये था कि हम चाहते थे कि हम पढ़ाएं लोगों को। तो ये जब ज्वाइन किया तो देखा यहाँ ना केवल पढ़ाना है, बल्कि कुछ खुद बना के पढ़ाना है, जैसे हम एग्जिबिट बनाते हैं। तो साइंस में रुचि रही है शुरू से ही, मार्क्स भी अच्छे आते थे, तो
इसीलिए इससे जुड़ भी गए। सर, अभी के जो बच्चे हैं जो साइंस सीख रहे हैं या आगे कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज हमारा, हालांकि हम साइंस में ही काम करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, इन तीनों के बारे में हम बात करते रहते हैं। मेरा मैसेज यही रहेगा कि वो जो भी करना चाहें, देखिए साइंस को मैं सब्जेक्ट के तौर पे उनके सामने नहीं रख रहा हूँ। मैं देखिए, ये जीवन जीने की एक तरीका है, क्योंकि जब आप साइंस को अपना लेते हैं तो इसका मतलब, साइंस को अपनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को अपना रहे हैं, आप अपने जीवन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। और जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वो चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, आपको हर जगह आप देखेंगे आपको साइंस कहीं ना कहीं। तो आप कोई भी काम करें, उसके पीछे की जो साइंस है या उसके पीछे जो विज्ञान है वो अगर आप जान ले तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सभी से मेरा मैसेज यही रहेगा, आप जो भी करें उसके पीछे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो आप अपनाएं, ताकि आपका काम आसान हो, आप उसे अच्छे समझ के करें। आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करें। अंधविश्वास का मतलब कई बार लोग गलत मतलब निकालते हैं। अंधविश्वास का मतलब लोगों ने धर्म को या मतलब ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया है, वो नहीं है। अंधविश्वास का मतलब होता है जो ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास करें। वो आम जीवन में भी हो सकता है। मैं किसी को कुछ कहूँ तो उसको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि जब तक आप उसको खुद ना, आपका मन ना करे, जब आप उसकी परख ना कर लें तब तक आप उसको मानिए मत। आप खुद करके देखें, कोशिश करें, समझिए कि हाँ ये ऐसा करना ज़रूरी है, ये ऐसा ही होता है, ऐसी सारी चीज़ें, तब आप उसके ऊपर में विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। एक जो संदेश अब बच्चों के लिए, ख़ासतौर से जो मुंबई या उसके आसपास के क्षेत्रों में, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए। ये जो प्रदर्शनी हमने लगाया है ये 28 जुलाई तक यहाँ बम्बई में रहेगी। इसको एक बार उनको देखना ज़रूर चाहिए कि जब वैक्सीन मतलब किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से उसको ट्रायल, क्योंकि इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। जब वैक्सीन नहीं था तो हमने क्या किया, कैसे लोगों ने हमारी मदद की है, कोविड सेंटर में कहिए, आइसोलेशन सेंटर में कहिए, ऑक्सीजन के लिए डॉक्टरों ने किस तरह की मेहनत की है। फिर ऑक्सीजन, जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन किस तरीके से आया, वैक्सीन कैसे बनाया गया, उसमें जो डॉक्टर इन्वॉल्व थे उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के ये सब। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। जब इसको रोल आउट किया तो कैसे लगाया गया है, किस तरीके से लोग रस्सियों के बल चल चल के नहरों को, नदियों को पार करके एक एक कोने में जाके लोगों ने वैक्सीन लगा दी है। मतलब तो वो जो वॉरियर्स रहे, उन्होंने जो मेहनत की है, अन्यथा ये बहुत शायद मुश्किल होता, हो सकता है ज़्यादा भयावह तस्वीर होता। वैक्सीन के लिए किस तरीके से ट्रायल को शॉर्टकट करके, शॉर्टकट नहीं कहें तो मतलब जो उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फास्ट करके लोगों को ये दिया है। और कई लोगों ने इस पे ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया था, पर फिर भी ऐसा अभी पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि अगर इवन जो हमारे WHO के चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि भारत ने जिस तरीके से इसमें साहस दिखाया, जिस तरीके का मतलब परिचय दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। और अगर वो नहीं होता तो शायद मतलब विश्व की स्थिति और भयावह हो सकती थी। तो हमने जिस तरीके से हम इससे लड़े हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, पर इसके पीछे जिन लोगों ने काम किया है उनके बारे में जानना और समझना मेरे ख्याल हम सबका कर्तव्य भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है, ताकि हम अपने आप को अगले आने वाले कल के लिए या इस तरह की भयावह बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो एक बार आके वो देखे ज़रूर है इनको। बहुत सच कहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वैक्सीन का जो प्रदर्शनी है वो देखे, बिकॉज वैक्सीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, बहुत से वॉरियर्स की कहानियाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ज़रूर आए और विज़िट करें।